हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में, नई शुरुआत में। आज से हम जून 2024 के लिए, जून 2024 के लिए हमारा जेआरएफ बैच 24 शुरू कर रहे हैं। आज से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, हो गई हैं। ये पहली क्लास है जो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसे आप इंट्रोडक्टरी क्लास, ओरिएंटेशन क्लास के नाम से भी कह सकते हैं। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस बैच में क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करने वाले हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं, ज्योग्राफी। लेकिन हमारा तरीका क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। बैच से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, लाइव क्लास कैसे, किस टाइम पर, पीडीएफ नोट्स कहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और एक पूरा रोड मैप आपका 7-8 महीनों का क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये बैच आज से लेकर के अप्रैल तक चलेगा और जून में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल तक हम, अप्रैल मिड मई तक आपका सिलेबस कवर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा आप उसको रिवीजन में लगाएंगे, प्रैक्टिस में लगाएंगे, तभी जा करके आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। तो इस पूरे लंबे टाइम पीरियड को, जो कि 7-8 महीनों तक का टाइम पीरियड है, इस पूरे रोड मैप को आज हम समझेंगे कि हम किस तरह से काम करेंगे, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतरने से पहले इन सारी बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। इस सेशन की एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, आगे आने वाली बातों को ध्यान से सुनना है, तभी जा करके आपको आपका जो गोल है, जिसके लिए आपने इस बैच को ज्वाइन किया है, जेआरएफ, ठीक है, ये आपका गोल है, इसीलिए आप इस बैच में हैं, इसीलिए आप इस क्लास में हैं, इसीलिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, वो अचीव होगा जब आप हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आप सभी का नए बैच में, नई शुरुआत में, आपकी नई जर्नी में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप इंडिया के उन बहुत कम लोगों में से हैं जो इतनी ऊंचाई सोच रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही अपने आप में काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले तो क्लैपिंग आप सभी के लिए, शाबाशी आप सभी के लिए इस बात पर ही होनी चाहिए। हमारा टारगेट ही ऊंचा होना चाहिए, तभी जाकर के ज़िंदगी में जो मुकाम है वो पहुंचेगा, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। जब हम सोचेंगे नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे? आपने सोचा है तो डेफिनेटली हम पहुंचेंगे। किसी भी मंजिल पे पहुंचने से पहले, अगर जो हमारी मंजिल है वहां हमें पहुंचना है, तो उसके लिए पहले चलना पड़ता है। बिना चले मंजिल नहीं मिलती है। तो आपने आज से चलना शुरू कर दिया है, मेरे साथ आप आज से रोज चलेंगे तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। ठीक है, चिंता करने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी अब मेरी जिम्मेदारी हैं, ये मैं आप सभी को पहले ही क्लास में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की, आज मैं सारी चीज़ें आपको एग्जाम से रिलेटेड भी सब कुछ बताने वाला हूँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न कैसा है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो 90+ का हमारा टारगेट है, मतलब जो भी आप पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और मैं कुछ चीज़ें आपसे भी जानना चाहूँगा। ठीक है, अगर वैसे तो आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं, इस बैच में जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ आप मेरे बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो ये पीडीएफ में लगा होगा, अबाउट मी, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ूंगा। मैं अपने बारे में ज़्यादा बोलने से बचता ही रहता हूँ हमेशा। लेकिन फिर भी आपका जानने का मन हो, आप यहाँ से देख लेना कि हम किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर चुका हूँ, क्या करने वाला हूँ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि स्टूडेंट के मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, ये व्यक्ति जिससे हम पढ़ रहे हैं, इसको कुछ आता है, नहीं आता है। जाहिर सी बात है, आपने भरोसा किया है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो ये सब बातें अब सेकेंडरी हैं। फिर भी मन हो तो देख लेना, वरना छोड़ देना, एग्जाम में नहीं आएगा वो। और लाइव क्लास का मतलब होता है लाइव क्लास।
देखिए, आप सभी ने जो अभी इस समय पर क्लास में नहीं है, आप सभी ने लाइव सेशन में, लाइव बैच में ज्वाइन किया, करेक्ट? आपने रिकॉर्डेड बैच में तो ज्वाइन नहीं किया है। अगर आपने लाइव बैच में ज्वाइन किया है तो जो क्लास का टाइम है, उस टाइम पर आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, उसी टाइम पर क्लास को कंप्लीट करना चाहिए। हालांकि आपके पास ये सुविधा है कि आप उसे बाद में देख सकते हो, लेकिन जो काम जिस समय पर हो रहा है उसको अगर आप उसी समय पर क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब आप बात करते हैं हम अपने आज के जो चर्चा है, इससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया में। टफेस्ट एग्ज़ाम इसलिए है, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। सबसे टफ नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट है। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप सभी को उसका नाम तो मालूम होगा ही, है ना? एनटीए यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट, ठीक। इसमें तीन चीज़ें, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्ज़ाम देने के लिए। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपकी जॉब नहीं लगती है, बल्कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्रवक्ता के लिए वही लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, या वही लोग रिटन टेस्ट में बैठ सकते हैं जो लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। नेट क्वालिफाइड पीएचडी होंगे, तभी जाकर के आप, पीएचडी कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है या पीएचडी में एडमिशन होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेट होना ज़रूरी है। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, योग्यता का एक परीक्षण है, परीक्षा है। तो जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर के आप इंटरव्यू दे पाएंगे। उसके बाद फिर तब आगे की प्रक्रिया होती है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पीएचडी करेंगे, पीएचडी में या तो आप जेआरएफ हैं, जेआरएफ हो ही जाएंगे तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी में। 4-5 साल, 3-4-5 साल पीएचडी में लगेंगे, उसके बाद कहीं जाकर आपका नंबर आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट जो आपको इसका जो सर्टिफिकेट है, जो संस्था आपको प्रोवाइड करेगी, उसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको ना। यूजीसी आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि यस, आप क्वालिफाइड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। एनटीए कौन है? एनटीए ने 2019 से ये बेड़ा उठाया कि हम एग्जाम करेंगे। उठाया क्या, इनको दिया गया। पहले सीबीएसई करवाती थी एग्जाम, 2011-12 से पहले, उससे पहले। और 2000 लगभग 11-12 से लेकर के और 18 तक यूजीसी खुद ही एग्जाम करवाती थी। यूजीसी के पास काफी काम हो गया, तो उन्होंने कहा कि एग्जाम हम तो नहीं करवा पाएंगे, बस हमारी तरफ से एग्जाम करवाने का जिम्मा तुम ले लो। एनटीए ऐसी एक संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्ट करवाती है। ये जेएनयू के एंट्रेंस टेस्ट, डीयू के एंट्रेंस टेस्ट, और भी जो एग्जाम हैं, चाहे जैसे ये सीएसआईआर नेट वाले टेस्ट हों, और जेई एडवांस के टेस्ट हों, इस तरह के जो टेस्ट हैं, नीट टेस्ट, ये सब टेस्ट करवाती है। इनका काम बस टेस्ट करवाना है। तो ऐसे ही हमारा टेस्ट जो होता है नेट जेआरएफ का, वो भी यही करवाते हैं, एनटीए। तो एनटीए ये एलिजिबिलिटी नहीं, ये टेस्ट करवाने वाली एक संस्था है। यूजीसी आपको सर्टिफाइड करेगी, नेट का आप एग्जाम दे रहे हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेट जेआरएफ जो स्टूडेंट करते हैं उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 101 102 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नेट जेआरएफ होता है। नेट जेआरएफ होने के लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में, आपके पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। नेट जेआरएफ उसी सब्जेक्ट से होता है जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ठीक है। यानी कि एमए किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% मिनिमम होना चाहिए, ग्रेजुएशन से फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेजुएशन में आपके ज्योग्राफी था, नहीं था, ज्योग्राफी में आपके परसेंटेज कितने थे, या ओवरऑल अंडर ग्रेजुएशन, या ये आपका बीए में, बीएससी में या बीकॉम में कितने परसेंटेज से, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पीजी से, पोस्ट ग्रेजुएशन से। लेकिन वो आगे एपीआई में तो काम आएगा ही, डेफिनेटली। इसको हम आगे देखेंगे अभी। तो नेट जेआरएफ आपका पीजी के सब्जेक्ट से होता है। अब जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए रिलैक्सेशन है 5% का। 5% आप अगर आपके 50% हैं तो आप एलिजिबल हैं नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्राइटेरिया तो आपने पूरा कर ही लिया होगा या कर लेंगे हम जो कर रहे हैं मास्टर्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका जैसे सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो जाहिर सी बात है आप ज्योग्राफी से एग्जाम देंगे। तो इसमें दो पेपर होते हैं। इससे पहले 2018 से पहले मैं आपको बता दूं इसमें तीन पेपर हुआ करते थे। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर वन तो वही जनरल पेपर हुआ करता था, जनरल पेपर इसे हम बोलते हैं। और पेपर टू और थ्री दोनों के दोनों ये आपके सब्जेक्ट पेपर होते थे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर टू में आते थे आपके 50 क्वेश्चन और पेपर थ्री में आते थे आपके 75 क्वेश्चन। कुल मिला के 125 क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2018 के समय पर इन्होंने क्या किया, पेपर टू और पेपर थ्री दोनों को कंबाइन कर दिया। और 2019 से फिर क्राइटेरिया क्या रहा कि पेपर वन आपका होगा, पेपर वन दो पेपर होंगे अब, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में आपके जर्नल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य पेपर होगा, लेकिन ये जनरल स्टडीज का पेपर नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस जर्नल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग और इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक से, इन इन यूनिट से सवाल आते हैं। यानी कि शिक्षण और रिसर्च, रिसर्च यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता, संप्रेषण है, पर्यावरण है, इस तरह के सवाल आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में आएगा पैराग्राफ वाला। ये 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पेपर टू आपका सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि आप आज के पैटर्न से एग्जाम दे रहे हैं तो आज का पैटर्न ये है। पेपर टू आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो आपको पेपर टू में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, अब किसी का सब्जेक्ट पेपर एमए का हिस्ट्री होगा तो उसके हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आएंगे। किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा तो उसके पॉलिटिकल साइंस आएंगे, किसी का कॉमर्स होगा तो उसके कॉमर्स आएंगे, ऐसे होता है। लेकिन जनरल पेपर सबके लिए कॉमन रहेगा, सिलेबस कॉमन रहेगा। सीएसआई नेट वालों का जनरल पेपर अलग होता है, अलग तरह का होता है, उनका पैटर्न अलग होगा थोड़ा। हमारा पैटर्न ये रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके पेपर वन के हो गए, 100 क्वेश्चन आपके पेपर टू के हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं दो। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं तो टोटल आपके कितने मार्क्स का पेपर है ये, 300 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस आते हैं और 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग होती है। आपको ज्योग्राफी की कट ऑफ के हिसाब से ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कितने स्कोर लाने पर आपका जेआरएफ हो जाएगा। आमतौर पे पता है क्या होता है, सबसे बड़ी भूल यहीं पर होती है स्टूडेंट्स के साथ। वो प्रिपरेशन शुरू करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रिपरेशन का मतलब बुक्स का जत्था लगा देंगे अपने घर में, पूरा भर देंगे बुक्स, 100 किताबें खरीद के ले आएंगे। ये कोई ये बता रहा है चलते फिरते, वो भी खरीद ली। किसी ने खाते खाते ये बता दिया, वो भी खरीद ली। कोई सोते सोते दिमाग में आ गया कि अरे ये कहीं किसी के पास ये मटेरियल है, वो इस एक हुलुलु नाम का द्वीप है वहां से लेकर आया था और उस द्वीप में मंगल ग्रह से किसी ने छोड़े थे ये नोट्स, तो बस इससे आ रहा है एग्जाम में सवाल, तो सब खरीद लेंगे। पढ़ेंगे किसको, पढ़ेंगे किसी को भी नहीं। एग्जाम होता है एनालिसिस से, ये कंपटीशन है। सबसे पहली बात देखो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ना कि आप ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। आपको नॉलेज होगी, जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ोगे नॉलेज आपको आते जाएगी। लेकिन आप सच में बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो अपने आप से और मुझे जवाब दो कि क्या आप सिर्फ ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपका मेन टारगेट पहले जेआरएफ है। क्या टारगेट है, पढ़ाई आप पूरे जीवन भर करोगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप केवल इस सिलेबस तक रेस्ट्रिक्ट हो जाओ, केवल इस सिलेबस पर फोकस करो, नहीं, पढ़ने को बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब लिमिटेड टाइम होता है, एग्जाम नजदीक होता है, मतलब 6-8 महीने कुछ नहीं होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। लोगों ने तो जीवन बिता दिया ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते। आगे आप स्कॉलर पढ़ोगे जब ज्योग्राफिकल थॉट में, आप देखोगे कि एक एक कॉन्सेप्ट्स के लिए, कोपेन का नाम आपने सुना होगा, कोपेन ने 36 साल लगा दिया अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देने के लिए, केवल रिसर्च में। उससे पहले पढ़ाई अलग। तो 8 महीने की प्रिपरेशन एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम होता है ये, किसी सब्जेक्ट को अगर हम टाइम दे रहे हैं रिसर्च के लिए।
आगे रिसर्चर आप बनोगे। तो इस लिमिटेड टाइम में हमें ज्ञानी बनने से पहले ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या आएगा। यस और नो? तो हमारा हमेशा जो डायरेक्शन है, हमारा हमेशा जो टेम्परामेंट है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एग्जाम के डायरेक्शन में। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या सवाल पूछा जा सकता है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी किताबें इकट्ठा करने से एग्जाम नहीं होता है, ज्ञानी बनने से एग्जाम नहीं होता है। अब ये बात आप ऐसे समझ सकते हो, अपने आसपास आपने बहुत सारे बड़े भैया देखे होंगे, दीदी देखी होंगी, जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी उनका आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। आप सोचते हो अरे यार इनका एग्जाम नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जिसको बहुत नॉलेज होती है वो कॉम्पिटिटर नहीं होता है। वो फिलोसफर हो सकता है, वो अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है। कंपटीशन करने के लिए शार्प माइंड चाहिए होता है, जो कि अब आप में है, अब आएगा। नहीं है तो आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है? तो आपको इतनी सारी बुक्स ढेर लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो बताया जाएगा उसको फोकस करने की जरूरत है। जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एग्जाम के बारे में पता होना है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है, ठीक है, और इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे, इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे। अब आपका टारगेट क्या है, पहले ये तो पता हो कि आप किस टारगेट के लिए पढ़ रहे हो। मैंने चलो कहा आपको कि आप जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आप किसी आप में से कोई बता सकता है कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन में से 150 में से अगर कितने आप सॉल्व कर दो आपका जेआरएफ हो जाएगा? या 300 मार्क्स का पेपर है, कितने आप सही कर लो, कितने मार्क्स लेकर के आओ आपका जेआरएफ हो जाएगा? शायद आप में से कुछ को पता होगा, हो सकता है कुछ को गलत जानकारी भी हो, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता होगा। यहीं पर आप सबसे पहली मात आप यहीं पर खा जाते हो, सबसे बड़ा फेलियर यहीं पर हो जाता है। समझ रहे? तो यही काम आती है एक डायरेक्शन। ये देखिए, ये 5-6 सालों का एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किया गया चार्ट है। ठीक है? देखिए इसमें, हाँ देखो, मैंने कहा ना कि किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता होगा। और ये एनालिसिस के बाद एक चार्ट तैयार किया गया है आपके लिए, जिसमें देखिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के यहाँ पर टारगेट आपके लिए लिख दिए गए हैं। ये टारगेट जेआरएफ के लिए हैं। अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे, नेट अपने आप हो जाएगा। नेट और जेआरएफ का अलग अलग एग्जाम नहीं होता है, परेशान मत होना। नेट करने के बाद अगर कुछ मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, 4-5 सवाल, 8-10 सवाल आप ज्यादा कर लोगे, आपको जेआरएफ मान लिया जाएगा। जेआरएफ से फायदा बस ये होता है कि आपको फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप जब तब मिलेगी जब आप रिसर्च करोगे, पीएचडी में एडमिशन लोगे। कितनी फेलोशिप मिलेगी? 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगी जेआरएफ में, शुरू के 2 साल में। और फिर आगे के जो 3 साल होंगे, टोटल 5 साल आपको फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। आगे के 3 साल आपको करीब 40 से 45 हज़ार रुपये मिलते हैं। ठीक है? रिसर्च के टाइम ही आपको मिलेगा 5 साल तक, उसके बाद नहीं मिलेगा। आज आजीवन नहीं है, 5 सालों तक है। तो जेआरएफ की ही हमें प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ नेट नहीं करना है। इससे कम टारगेट में नेट हो जाएगा, लेकिन टारगेट यही रखना है। जनरल कैटेगरी की आज तक कट ऑफ 70% नहीं गई है, 69 पॉइंट समथिंग रहती है। हम उसको राउंड फिगर में 70 काउंट करते हैं। अब जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हमेशा ध्यान रख लीजिए, ये आपका अब टारगेट है आज से। हमें हमेशा इस नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए या इस परसेंटेज के लिए पढ़ाई करनी। ठीक है? आपके अगर पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और पेपर 2 में 75 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, हम तो 90 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 90 प्लस का। तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 105, 105 हो गया आपका जेआरएफ। ये क्वेश्चन करने में आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ 75 ना कर पाए, 70 ही कर पाए। ऐसा भी तो हो सकता है, 5 सवाल गलत हो गए, 70 कर पाए, कोई बात नहीं। यहाँ आप उस टारगेट को बढ़ाइए, यहाँ 35। ओवरऑल आपका 105 ही रहना चाहिए। यहाँ 35, यहाँ 70, यहाँ 80, तो यहाँ 25 भी चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? ये आपको देखना पड़ेगा
कि आपका पेपर वन ज़्यादा स्ट्रांग है या पेपर टू ज़्यादा स्ट्रांग है। आमतौर पर जो सामान्य सी बात होती है वहां पर पेपर टू ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पेपर टू क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ों में पढ़ा होता है। ठीक है। लेकिन पेपर वन का पीजी में, यूजी में कहीं कोई उतना हमने किसी ने पढ़ा नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए पेपर वन आमतौर पर ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मेन टारगेट आप पेपर वन को और ज़्यादा स्ट्रांग करने पे लगाइए, तो ज़्यादा फायदा होगा। कि एक सेकंड, हाँ। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी किया है तो जेआरएफ में उसका फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि आपने जो जेआरएफ नेट का एग्जाम दिया है वहां पर जो सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया है नहीं किया है। ठीक है। अब देखिए, जैसे आप तो अपने आसपास के लोगों को जानते होंगे। मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, आप ही के बीच में अभी, है ना। कुमाऊं यूनिवर्सिटी डीएसबी कैंपस के भी स्टूडेंट हैं, एचएनबी के भी स्टूडेंट हैं, और जेएनयू के भी स्टूडेंट हैं, बीएचयू के भी स्टूडेंट हैं। तरह तरह के अलग अलग जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, एकदम टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज इंडिया की ह्यूमैनिटीज में, और जो बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चल रही हैं यूनिवर्सिटी हैं, सभी के स्टूडेंट हैं। और मैं आपको बता दूं, सभी की हालत एक जैसी है। ना कोई बहुत 30 मार खा है कहीं पढ़ के, ना कोई बहुत पीछे है। सब सामान्य है। सब अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसको जितना समझाया है जिसने, वो उतना सीख रहा है, उतना समझ रहा है। अब आज से 8 7 8 महीने बाद आपको ही ज्योग्राफी की इतनी नॉलेज होगी कि हो सकता है कि जो जेएनयू डीयू बीएचयू में पढ़ रहा है उसको नॉलेज ना हो इतनी, और आप पेपर क्वालिफाई कर जाएं वो ना कर पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका मेन टारगेट क्या है। आपका मेन टारगेट क्या है। जैसे आपने अभी पूछा था कि मैं वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो यहीं पर मैं आपका अब ये जवाब देता हूँ, सुनिए। हमारा मेन टारगेट क्या है इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पीएचडी या मास्टर्स किस यूनिवर्सिटी से करें। जैसे बहुत सारे वो स्टूडेंट होते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपी पीएससी की, यूके पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम देते देते बहुत टाइम हो जाता है, 4 4 5 5 6 6 साल हो जाता है। तैयारी करी, फिर एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तैयारी करी, एग्जाम दिया, नहीं हुआ। ऐसा भी होता है। तो बैकअप के लिए वो क्या करते हैं, नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हमारे पास ये रहना चाहिए कि अगर एकदम से किस्मत ने साथ छोड़ दिया, सब अटेम्प्ट खत्म हो गए, क्या करेंगे फिर। क्या करेंगे फिर। तो वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड नेट की प्रिपरेशन करते हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, जेआरएफ हो जाता है। अब जेआरएफ हो गया है तो वो जो पैसा मिल रहा है जेआरएफ का, उसको लेने के लिए पीएचडी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से पीएचडी करोगे तो आपको लगता है कि आपको टाइम मिल पाएगा वहां पर। वहां पर टाइम नहीं मिल पाएगा। पूरा डेडिकेटेड आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं पीएचडी में। तो वहाँ थोड़ा टाइम मिल जाता है, वहाँ उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको वो बातें बता रहा हूँ जो सच में रियलिटी में होती हैं। कोई आपको नहीं बताएगा ये इतना खुल के, ये बात कोई नहीं बताने वाला। तो वहाँ आपको टाइम मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम है आप वो भी कर पा रहे हैं, पैसा भी साथ साथ में आ रहा है, रिसर्च में कुछ लगा दिया, कुछ बचा लिया, कुछ अपना प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। आपका टारगेट ये है। तो ऐसा भी है। तो आपने अपने हिसाब से अब यूनिवर्सिटी चुनी है। क्यों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये तो रियलिटी है। वहाँ रिसर्च का मतलब रिसर्च होता है ढंग से। ठीक है। अब आपका टारगेट है मेन। मेन आपका टारगेट है कि आपको रिसर्च करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही आपका मेन टारगेट है, वो सेकेंडरी नहीं है। इन स्टूडेंट्स के लिए वो सेकेंडरी होता है। आपका मान लीजिए टारगेट मेन असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कि बहुत उम्दा जॉब है, बहुत शानदार जॉब है, बहुत शानदार आपने सोचा है। तो आप क्या सोचेंगे, मुझे तो रिसर्च ही अच्छे से करनी है। तब आपको डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। इसका तो फिर फर्क पड़ेगा, यस। उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप जेएनयू से अगर आपने पीएचडी करी है,
आपने DU से PhD करी है, आप BHU से PhD करके आए, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोशिश कीजिए कि फिर आप उन यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। जब आपका मेन टारगेट ही एकमात्र यह है, जीवन का उद्देश्य ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज देखिए, नौकरी तो मिलेगी ही, प्रिपरेशन करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, नौकरी मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप किससे जुड़े हुए थे, इस बात से आगे आपको अच्छा रहेगा। बस एक तरह का देखिए सेटिस्फेक्शन ही है, और कुछ नहीं है। मेहनत करने वाला इंसान गांव में रहकर भी मेहनत कर सकता है, आलसी इंसान शहर में भी आलसी हो सकता है सारी सुविधाओं के बीच में। बस ये हमारे अपने आप का, अपने अंदर का ही एक सेटिस्फेक्शन है, और कुछ नहीं है। मैं लास्ट में आपको ये बात भी बोल रहा हूँ। ठीक है, सारी बात मैंने आपको बता दी, समझ में आई बात। अब देखिए, जो ओबीसी कैटेगरी में, SC ST EWS में कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं, वो अपना टारगेट नोट कीजिए। इसको राउंड फिगर में आप 100 ही कर लीजिए, इसको 30 ही कर लीजिए। ठीक है, 63, 60%, 67% नंबर ऑफ टारगेट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? मैंने आपको क्या समझाया, आपका टारगेट ये है, आज से इधर उधर की पढ़ाई करना बंद कर देना है। कोई आपका दोस्त, कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, ये बुक नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, 100+ स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं केवल और केवल जून 2023 में। समझ रहे हैं बात? 100+ स्टूडेंट सिर्फ जून 2023 में क्वालिफाई हुए हैं हमारे बैच से। ओवरऑल अभी तक मैं आपको बताऊं, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं नेट JRF में। असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट जॉब है, इंटरव्यू भी है उस स्टूडेंट का मेरे साथ, वो क्वालिफाई हुए हैं। TGT PGT में, स्टेट एग्जाम में, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेट एग्जाम, सब जगह क्वालिफाई हुए हैं। तो ये सब देखिए तुक्का नहीं हो सकता है ना? अगर कोई एक दो तुक्के से, चलो अरे इसने पढ़ा दिया होगा ढंग से, तुक्के में पास हो गया एक दो, ये तुक्का नहीं होता है। मैं आपको कुछ सोच समझ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जब मैं आपको कुछ बताता हूँ क्लास में, आगे से आपको उसको ध्यान रखना है। मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, किसी चीज़ को मैंने बोला है कि इसको नहीं करना है, तो मतलब कोई रीज़न है उसका। अगर मैंने किसी चीज़ को बोला ये बहुत ज़रूरी है, इसको करना ही है, चाहे फिर अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इसको छोड़ दो। ठीक है, मतलब इन बातों को छोड़ दो कि अच्छी, ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ये मेरे इंटरेस्ट एरिया नहीं है। नहीं, एस्पिरेंट के लिए इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उसके लिए मतलब है नीड, कि इस टॉपिक की नीड है एग्जाम में, ये नीड होनी चाहिए बस, तो आपके लिए वो ज़रूरी है, आपको उसे करना है। ठीक है, तो किसी के बहकावे में, किसी की बातों में अब आपको नहीं आना है। ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये बुक खरीदनी है, वो बुक खरीदनी, कोई बुक नहीं खरीदनी है। आप बुक खरीद के रखना चाहते हो अपने पास, रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन दिन रात उन बुक के अंदर अपना सर नहीं मारते रहना है। मैं आपको सारी बुक्स का निचोड़ देने वाला हूँ कि किस बुक में क्या है, किस बुक में क्या है, सब इन कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट की थोड़ा बात करते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पेपर 2 होता है हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट्स। यूनिट 1 है जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट 2 क्लाइमेट क्लाइमेटोलॉजी, 3 ओशनोग्राफी, 4 इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, 5 पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, 6 आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, सॉरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, ये सब आता है। ठीक है, और यूनिट 7 आपकी आ जाएगी कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यूनिट 8 आपकी होगी ज्योग्राफिकल थॉट। यूनिट 9 आपकी होगी ज्योग्राफिकल टेक्निक। यूनिट 10 आपकी होगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, क्या आपको ये याद है? याद नहीं है तो आपको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, और यहाँ पर जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंदर ही इसी में आ जाएगा आपका कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास भूगोल। इस तरह के यूनिट्स आएंगे आपकी यूनिट 6 में। फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक तकनीक और भारत का भूगोल। ये आपका पूरा सिलेबस है। सिलेबस का हर एक पॉइंट
आपको बताया जाएगा जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए किस क्रम में आपको ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरह से उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसे उस सब्जेक्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देते हुए उसे उसी क्रम में पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की मेनली दो ब्रांचेस हैं। एक तो है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। आपको ये ह्यूमन ज्योग्राफी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी ना मालूम हो। फिजिकल ज्योग्राफी की भी ब्रांचेस हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट। और भी ब्रांचेस हैं, क्रायो ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये चार यूनिट हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल की, जो आपके सिलेबस में है। यानी भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, पर्यावरण भूगोल के और जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, दोनों में सेम है, कॉमन है, तो उनकी चिंता नहीं करनी है आपको। पहले आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी, तब जाके आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के चैप्टर समझ में आएंगे। आप सोचो कि आप इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी समझ जाओ, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टेक्निक, ये समझ में नहीं आएंगे आपको जब तक आपको इनके बारे में नहीं मालूम होगा। कैसे? वो आपको जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं आपको हिंट करता रहूंगा, देखो अगर हमने वो नहीं पढ़ा होता तो ये समझ में नहीं आता, उस टाइम पे हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता आज ये समझ में नहीं आता। वो समय समय पर आपको समझ में आएगा। अब किसी भी यूनिट को देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है। तरीका गलत होता है कि आप कोई बुक लेकर के आए, उसका पहला चैप्टर आपने खोला, पढ़ना शुरू कर दिया, बस पढ़ते रहे, मजे में पढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन में वो चैप्टर समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद उसके तीसरे दिन नोट्स बनाया, बस अपना आराम से बैठ गए, खुश हो गए एकदम कि वाह 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 हमने चैप्टर समाप्त कर दिया है। और जैसे ही सवाल सॉल्व करा उसका लास्ट टाइम में, ऐसे करते करते सभी यूनिट समाप्त कर दी, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, खुश हो गए, वाह, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ दिया, चलो चलो अब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और पीवाईक्यू सॉल्व किए तो 100 में से आपके सवाल सॉल्व कितने हुए? 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। अब आप बड़े निराश हुए कि मैंने 4 महीने 5 महीने लगाकर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, पूरा सिलेबस पढ़ा, अब मेरे से सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहे। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मेरे तो मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स थे अपने कॉलेज में, मैं तो टॉपर था या टॉपर थी, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट था, मेरे से सवाल क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इन सारी बातों को भूल जाना कि आपको कुछ नहीं आता ज्योग्राफी में। आप बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा, ये जो आपने कट ऑफ है अभी जो मैंने बताई थी 55%, यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर है, 55% है, या फिर आप बिल्कुल टॉपर ही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एग्जाम में। ठीक है, फर्क इस बात से पड़ेगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। हर एग्जाम की प्रकृति अलग होती है, हर एग्जाम का नेचर अपने आप में डिफरेंट होता है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेथड आपको यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का अलग है, तरीका दोनों का अलग है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल अलग हैं, तरीका भी अलग है। आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने स्टेट का सेट एग्जाम देते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, और नेट का एग्जाम देने चले गए, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई। समझे बात? हर तरी एग्जाम में पूछे जाने का तरीका अलग होता है। करेक्ट? तो इसलिए हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि वो एग्जाम क्या है जिसे मुझे सीखना है। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी इस बात का लोड अपने दिमाग पर मत लेना कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है। मैं तो ये समझता हूँ जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखाना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि जिसको बहुत कुछ आता है। कैसे? अब जिसको बहुत कुछ पहले से आता है ना, तो ये डिपेंड करता है कि उसको क्या आता है। अब पहले मुझे उसको वो सब भुलाना पड़ेगा, ये सब चीजें छोड़ दो, तब तो तुम नया सीख पाओगे। करेक्ट? अब जिसको कुछ नहीं आता है वो कोरा कागज है, कोरे कागज पे
मैं लिखना शुरू कर दूंगा, आराम से लिखना शुरू करूंगा और फटाफट से लिखा जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। जो पहले से जिस कागज पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, पहले उनको मिटाना पड़ेगा अपने हिसाब से, या फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए। जब जगह मिलेगी तब लिखा जाएगा। बात आप समझ रहे हो? तो इसलिए इन बातों से अब परे रहना कि हमें कुछ नहीं आता या बहुत कुछ आता है। बस सीखना है, सीख करके एग्जाम देना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और इसी से जेआरएफ होता है, सीखने से ही। ठीक है। तो देखिए, पहला आपका स्टेप होगा कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में भी या ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो जो हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं, आप सिर्फ उनको लीजिए। प्रिंटेड नोट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ये वही मटेरियल है जो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप शॉर्ट नोट्स बनाने में परेशान हो जा रहे हैं, तो आप उन नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, किसी पर कोई दबाव नहीं है या किसी को मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। आपका टाइम बचेगा इससे, बस इतनी सी बात है। ठीक है। और इससे रिवीजन करने में भी आसानी होगी, टाइम बच जाएगा, ये बात है। ठीक। अदरवाइज कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सब का निचोड़ इन नोट्स में है। तो दोबारा दोबारा से उनको पढ़ के क्या करोगे? तो कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी है। ठीक है। केवल दो तरह की बुक आपके पास होनी चाहिए, दो बुक्स। कौन कौन सी? एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, दूसरी एटलस। ठीक है। एटलस आप किसके लेंगे? आप ऑक्सफोर्ड की एटलस ले सकते हैं, आप ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की एटलस ले सकते हैं, कोई सी भी एक ले सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन। ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल होती है, आप किसी में भी ले सकते हैं। बस कोई एक बुक आपको लेनी है, इन दोनों में से, दोनों एटलस में से एक लेनी है, और एक पीवाईक्यूज की तो लेनी ही है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी पीवाईक्यूज की बुक होती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। इंग्लिश में आप कोई भी दे सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की देख सकते हैं, अरिहंत की देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज के सेट का कंपाइलेशन उसमें होना चाहिए। 2004 से लेकर के कोशिश कीजिए कि 2023 के सभी क्वेश्चंस उसके अंदर हों। ये कंपाइलेशन आपको बाद में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, बाद में आएगा। ठीक है। बस ये आपके पास होना चाहिए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको क्या क्या कैसे प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो आप देखते चलना बस। ठीक। अब हम किस तरह से पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया कि 10 यूनिट है ज्योग्राफी में। पहली यूनिट कौन सी है? जियोमॉर्फोलॉजी, जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि भूआकृति विज्ञान। हर चीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, आपको मेरी बात सुननी है ध्यान से। ठीक है। जो पीपीटी है सामने, पीपीटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मेरे लिए है। आप मेरी बात सुनेंगे। आप यहाँ पर किस लिए हैं? आप मेरी बात सुनने के लिए हैं। कई बार देखिए ऐसा होता है क्लास में, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्या सर ये तो, इसमें तो इंग्लिश है या इसमें तो सामने हिंदी है। एक समय में एक बार में एक ही लैंग्वेज वाला पीपीटी रह सकता है, एक ही पेज रह सकता है ना सामने, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, उससे टाइम लगेगा ज़्यादा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ शुरू में ही, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास हिंदी मीडियम की किताबें होंगी, मार्केट में सब अवेलेबल है, आपके पास यस हैं किताबें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके पास सारा इंग्लिश का मटेरियल है, वो तो बहुत तेज होंगे, अब हम पीछे रह जाएंगे। तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, सॉरी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं इस बैच में? इंग्लिश मीडियम की किताबें उनके पास भी हैं, हिंदी मीडियम की किताबें आपके पास भी हैं, सबके पास किताबें हैं ना, फिर भी आप इस बैच में हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ किताबें हो जाने से वो समझ में आ जाएंगी, ये नहीं होता है। समझाने वाला कोई होना चाहिए। अब समझाने वाला यहाँ पर कौन है? आपने किस पर भरोसा किया? मुझ पर। तो उस भरोसे को मैं कायम रखते हुए आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, बशर्ते कि आप इस बात से परेशान ना हो कि सर यहाँ सामने देखो क्या दिख रहा है, ये तो इंग्लिश है, ये तो हिंदी। अभी तो कुछ भी नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। आपका काम है बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे, मैं आपको आज ही सारे नोट्स दे दूंगा, आपको वो समझ में नहीं आएंगे। यस और नो? करेक्ट? ये आगे तक के लिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ आज ही।
आपको वो नोट्स समझ में नहीं आएंगे, वो आपको किताबें समझ में नहीं आएंगी, परेशानी हो जाएगी। अगर आपको कोई ये ना बताए कि पहले ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ो, आप कैसे उसको कवर करोगे? नहीं कर पाओगे ना। अब जैसे जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान का आपने नाम सुना होगा पहले से ही, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी में है, तो आपको पता है कि कितने टॉपिक हैं जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान से जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं? नहीं पता होगा। देखा होगा तो अभी देखा होगा। अब जब यही बात नहीं पता है तो फिर क्या इसमें हिंदी मीडियम, क्या इसमें इंग्लिश मीडियम? ये तो मैंने आपको समझाया है ना। ऐसे ही सारी बात समझनी है, सुननी है, ना कि सिर्फ नोट्स के लिए परेशान होते रहना है। नोट्स तो मिल ही जाएंगे बाद में, उसमें क्या है, क्लास होगी, क्लास के विद इन 20 to 25 मिनट्स नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, किसी भी यूनिट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये मैं आज आपको ये तरीका बताता हूँ, और ये तरीका हर यूनिट में अप्लाई होगा, पूरे प्रिपरेशन के टाइम अप्लाई होगा। ठीक। एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं जो आपके लिए टॉर्च की तरह काम करती हैं, रोशनी देती हैं आपको। दो क्या, तीन चीजें होती हैं। पहली, उस एग्जाम का सिलेबस, पाठ्यक्रम, क्या उस सिलेबस में दिया गया है, उसका हर एक शब्द, हर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो लिखा है तो एग्जाम में आएगा। दूसरी चीज, उस एग्जाम के पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले सालों में पूछे गए सवाल। ये दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। अगर आपको ये दो चीजें मालूम नहीं है, आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, आप प्रिपरेशन आपकी अभी शुरू हुई ही नहीं है। अगर किसी ने इन दो चीजों को नहीं देखा है खुद से, तो उसकी प्रिपरेशन आज तक शुरू नहीं हुई है, चाहे वो पढ़ते पढ़ते उसे 1 महीना हो गया हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। प्रिपरेशन तो तब शुरू होती है जब आप इन दो चीजों को देखते हो, तब। समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले हमारे सामने देखिए सिलेबस है, और सिलेबस देखने का तरीका ये होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक। अब तीसरी चीज क्या है जो मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट? तीसरी चीज होती है सही डायरेक्शन, कि आपको समय समय पर ये मालूम चलता रहे, मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मेरा ये तरीका होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, कोई आपको बताता रहे, जिससे समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ आपके पास, हर समय उपलब्ध हूँ। ठीक। तो ये तीन चीजें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, कोई भी यूनिट मान लीजिए, हम जैसे हम कल से ये यूनिट शुरू करेंगे आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, यानी भूआकृति विज्ञान। शुरू करने से पहले जरा हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टॉपिक कितने हैं, एग्जाम में क्या क्या आएगा इस यूनिट से। टोटल इसमें देखिए 21 टॉपिक हैं। कितने? 21। ऐसे ही हर यूनिट के हर एक टॉपिक का आपको पता होना चाहिए। ना सिर्फ पता होना चाहिए, बल्कि उनका क्रम भी। जैसे देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो भूगर्भिक समय सारणी है, वो सबसे पहले लिखी हुई है। वो यहाँ क्यों नहीं है 21 पे? कोई रीजन है उसका। सेकंड नंबर पे कोई टॉपिक है, उसका कोई ना कोई रीजन है। थर्ड में जो टॉपिक है उसका कोई रीजन है। जो सबसे पहले टॉपिक लिखा है वो नेक्स्ट टॉपिक का बेस है। ये सेकंड नंबर का टॉपिक थर्ड नंबर के टॉपिक का बेस है। ऐसे ही हर एक पिछला टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक का बेस होता है। ये क्रम पता होना बहुत जरूरी है। किताब में शायद वो क्रम ना लिखा हो, एग्जाम के सिलेबस में वो क्रम ना लिखा हो। आप आगे पीछे से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, समझ में आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट बनेंगे नहीं। एग्जाम के सवाल जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, असर्शन रीजन के, और जो 4-5 स्टेटमेंट वाले सवाल, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। फिर वही सिचुएशन होगी कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, सवाल कितने सॉल्व हो रहे हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। इससे तो एग्जाम नहीं होगा। अभी अभी हमने देखा था। सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस के बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परेशान मत हो ना, आपको सॉल्व नहीं करने ये सवाल, क्योंकि अभी तो पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने ये पीवाईक्यूज क्यों दिखा रहा हूँ आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसलिए देख रहे हैं कि इस टॉपिक से सवाल कैसे आते हैं, किस टॉपिक से, वो आपको पता होना चाहिए। घबरा मत जाना उस पीडीएफ को देख के अचानक से कि इतने सारे सवाल आ गए अचानक से। सवाल सॉल्व नहीं करने हैं अभी। जब पढ़ लेंगे पूरी यूनिट तब सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज कब करेंगे, अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए
आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ना है, किसके बाद छोड़ देना है। छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर बार पा लेना ही ज़रूरी नहीं होता है, छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। वो भी फायदे का सौदा हो जाता है कभी। तो सबसे पहला टॉपिक अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, पहले ये तो पता हो कि इससे पूछा क्या गया है अभी तक। हो सकता है कि इससे बहुत सरफेस लेवल का सवाल पूछा जाता हो सकता है कि इससे बहुत डेप्थ में सवाल पूछा जाता हो। कब समझ में आएगा? जब पीवाईक्यूज को आप जरा देखोगे एक नज़र। अब आपका रोज ये काम होगा, जब आपकी क्लास होगी, देखिए आपकी क्लास सुबह होगी 9 बजे, 9 AM पर। ठीक है, ये तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी इसलिए हमने शाम को करी है। 9 AM पर आपकी सुबह क्लास होगी। कितने बजे? 9 AM पर, 9 बजे सुबह। ठीक है, 9 से 1 डेढ़ घंटे की क्लास होगी, 9 से 10, साढ़े 10 बजे तक। इससे आधा घंटा पहले आप क्या काम कीजिए, जो भी टॉपिक इसी क्रम में हम पढ़ेंगे, अब यही क्रम रहेगा। ये टॉपिक, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इस तरह से। मान लीजिए 9 बजे आपकी क्लास शुरू हो रही है, तो 9 बजे से पहले जरा आप ये देख करके आइए कि इस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं अभी तक। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आता है कि इस टॉपिक से सवाल कैसे होंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सवाल क्या हो सकता है? जो अलग अलग टाइम पीरियड के नाम हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन, ऐसे नाम आपने सुने होंगे ना। वो नामों से कहीं ना कहीं सवाल होगा। आइस एज कौन से टाइम पीरियड पे था, और ग्लेशियर यानी कि, और इंटरग्लेशियल पीरियड कौन से टाइम पीरियड पे था, डायनासोर का टाइम पीरियड कौन सा है, ऐसे कुछ सवाल होंगे। उनका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पीडीएफ में 2022 से लेकर 23 के भी इसमें ऐड होंगे। 2012 तक के सभी जियोमॉर्फोलॉजी के सवाल हैं। इसको हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, यूनिट वाइज पीवाईक्यू। इसका क्या मतलब होता है? किसी एक यूनिट के ही 10 साल के पेपर क्रम से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। सबसे पहले 22 के, फिर 21 के, फिर 20, 19, 18, 17, इस तरह से 2012 तक है इसमें। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा आपको? जब आप किसी यूनिट को, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और इस पीडीएफ में से इस पीडीएफ में से अगर आप उसके सभी क्वेश्चंस को देख लें एक बार, पूरी पीडीएफ को देखने में टाइम लगेगा आपको, यस, 20 मिनट लग सकते हैं, 15-20 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और उन सभी सवालों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास करीब 10-12 सवाल, 5-7 सवाल, हर अलग टॉपिक से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सपोज इस टॉपिक से आपको 5 से 7 सवाल मिल गए, तो ये 5 से 7 सवाल आपको बता देंगे कि इस टॉपिक से सवाल कैसे आ रहे हैं। और वो टॉपिक, वही सवाल आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्लास में, आपको क्लास का टॉपिक समझ में आया है नहीं आया है, जब आप उनको देखोगे दोबारा से, तब समझ में आएगा कि यस, हमारा डायरेक्शन क्या जा रहा है। जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है सवाल, हम उससे बेहतर तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा एग्जाम डेफिनेटली होगा। जब आपने उन सवालों का स्क्रीनशॉट लिया, आकर के क्लास में उस टॉपिक को पढ़ा, एक बार खुद से रिवीजन किया, नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स या फिर जो प्रिंटेड नोट्स आपके पास है हमारे, उनको हाईलाइट किया, फिर रिवीजन किया, और जाके उन स्क्रीनशॉट लिए सवालों का, जो इस टॉपिक के हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करी, और मालूम पड़ा ये तो बड़े आसान लग रहे हैं अब। जिनकी पहले लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती थी, अब वो बड़े आसान लग रहे हैं। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी माइंड में, जिससे कि आप और एनर्जी के साथ आगे की टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और चीज़ें जानने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करोगे कि हमें ये भी सीखना है, अब ये भी सीखना है, अब अच्छा लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग तरीके से, आसान तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट डे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें मान लीजिए कैटास्ट्रोफिज्म, यूनिफॉर्मिटिज्म, एकरूपतावाद, आकस्मिकवाद, इस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। इनके आप जरा एक बार सवालों को देख के आ गए, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा, रिवीजन किया, नोट्स बनाया, रिवीजन किया, उन सवालों को सॉल्व कर दिया। तो क्या होगा ऐसे करते करते? हर एक टॉपिक के सभी सवालों को आप सॉल्व कर चुके होंगे,
उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके नोट्स होंगे, क्लास वैसे ही चल रही होगी क्योंकि हमारा तो पूरा एनालिसिस है ही, सभी सवालों को सॉल्व कर दिए, टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, साथ साथ नोट्स भी बन जा रहे हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग आपका पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग आपके नोट्स बन रहे हैं, उससे बेहतर ही आप बना रहे हैं। तो पूरी यूनिट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयार हो जाएगी, वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयार हो जाएगी। पूरी यूनिट तैयार हो गई, पूरी यूनिट के सभी टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद इस पूरी पीडीएफ में, जो कि 2022 से लेकर ऐड होंगे 23 के भी, और 2012 तक के सभी जियोमॉर्फोलॉजी के सवालों को आप जब लास्ट टॉपिक खत्म हो चुका होगा रिवीजन करके फिर से सॉल्व करेंगे दोबारा से। पूरी यूनिट को सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 4-5 सालों में ही कुछ थोड़ा से अलग सवाल पूछे गए, बाकी सब वही रहते हैं। मतलब अगर 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, 100 में से 40-50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा नए मिलते हैं, बाकी सवाल रिपीटेड ही होते हैं। 30 क्वेश्चन तो मान के चलिए रिपीटेड ही होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये आपको पता चल जाएगा उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से। तो पूरी यूनिट एक साथ आपकी तैयार होगी इस तरह से। ऐसे ही हम हर एक यूनिट को तैयार करेंगे तो पूरा सिलेबस आपका एग्जाम ओरिएंटेड होकर के तैयार होगा। करेक्ट? यस और नो? ये होता है तरीका पढ़ने का। हवा में पढ़ाई नहीं होती है, पता ही नहीं है कि टॉपिक कितने हैं, किस यूनिट में कौन सा किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं होता है। प्रिंटेड नोट्स और पीडीएफ जो प्रोवाइड की जाएंगी, यस वो सेम होंगे। जो पीडीएफ नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं एक साथ, और वो इस तरह से होते हैं जो आपके सामने है। प्रिंटेड नोट्स A4 शीट में होंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में होते हैं केवल। उनकी बुकलेट बनाकर आपको दी जाएंगी। ठीक है? आप मुझे बताओ कि आपके दिमाग में कुछ विजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि तैयारी कैसे करनी है अब हमें 7-8 महीने इस बैच में जुड़ करके, मेरे साथ जुड़ करके, कि जो सर ने बात बताई यस वो पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, हवा की तरह सर के ऊपर से गुजर गई, समझ में नहीं आया कुछ, ऐसा कुछ बताइए मुझे। जल्दी बताइए, क्या लगा आपको? इस तरह से हो जाएगी तैयारी, नहीं होगी? और कमेंट जल्दी जल्दी करना है। जो भी बात मैं आपसे पूछूं उसका जवाब सभी दिया करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आज तो चलिए पहली क्लास है, मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं नहीं डांटूंगा आपको, लेकिन जो मैं आपसे पूछूं आप उसका जवाब सबके सब मिल करके जरूर देंगे। ठीक है? यस, जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास में, आपको जिसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उन पीडीएफ नोट्स से अगर आप शॉर्ट नोट्स अपने बनाते हैं तो सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। शॉर्ट नोट्स आप बना लें। प्रिंटेड नोट्स का मैंने इसलिए कहा कि उससे आपका टाइम बच जाएगा, हाईलाइट उसी में करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? नहीं नहीं, उसके नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, केवल पीडीएफ से आप बाद में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। केवल हाँ, ये चीज ध्यान रखना सबके सब, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम सारी पीडीएफ इकट्ठा कर लेंगे और फोन से ही बाद में रिवीजन करते रहेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। तो आपको पीडीएफ से अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, बिना शॉर्ट नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास जो प्रिंटेड नोट्स हमने तैयार करे हैं वो हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। मैं ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा जो प्रिंटेड नोट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। ठीक है? उसको आप देख लेना। और ये पीडीएफ मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ इस क्लास के बाद। आपका क्या काम होगा, बस देखना है कि जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पहला टॉपिक है, करेक्ट? हम 9 बजे क्लास करेंगे सुबह के, तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा, घड़ी में आपका टाइम शुरू हो जाएगा कि 8:30 बजे। 8:30 बज गए, अब क्लास होने वाली है। मैं फटाफट से आज के टॉपिक की जो सवाल है उनको देख करके जाता हूँ या जाती हूँ। देखते हैं जरा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। हम स्क्रॉल करते हैं इसको, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, ऐसे चलते जाना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे देखते जाना है। देखा देखा कि जियोलॉजिकल टाइम का सवाल है कहाँ पे, कैसा सवाल पूछा जा रहा है। सर ने कहा था उसका स्क्रीनशॉट लेना है।
क्या होगा उससे, देखते हैं चलो क्या होता है उससे, कुछ होता भी है नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं। ऐसे ही देखते रहना है। 15-20 मिनट लगेंगे, 5-7 सवाल मिल जाएंगे, 10 सवाल मिल जाएंगे, कोई फ्रिक्वेंट टॉपिक है तो। ठीक है, आप भी देखते रहना, कोई छूट ना जाए पीछे। शुरुआत में एक दिन में एक क्लास होगी, और जैसे जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद 2 क्लास होंगी पर डे। ठीक है। अलग से आपको एमसीक्यूज कोई लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी, सिर्फ और सिर्फ जो पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ही सॉल्व करना है। यही कर लोगे तो मोर देन इनफ है। अब जैसे देखो, सेकंड वाला टॉपिक था ना, यूनिफॉर्मिटेरिज्म, स्क्रीनशॉट ले लिया सेकंड टॉपिक के नाम पर। ये हमारा सेकंड टॉपिक, पहले अभी केवल पहले टॉपिक पे ध्यान देना है, जियोमॉर्फोलॉजी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे ये वाला टॉपिक है, ये क्वेश्चन है आइस एज किस टाइम पीरियड में किसने बताया था, तो ये स्क्रीनशॉट लेने वाला टॉपिक है, क्वेश्चन है। इसके अलावा ये देखिए, जियोलॉजिकल एरा और जियोलॉजिकल पीरियड, वही जुरासिक, मायोसीन, प्लेस्टोसीन, सिल्वर, मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बस कुछ नहीं करना, देखना नहीं, पढ़ना नहीं, समझना नहीं सवाल को, केवल स्क्रीनशॉट लेना है। क्या करना है इसमें वो तो मैं समझाऊंगा आपको बाद में, चिंता मत करो। स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसे ही हमें और सवाल मिलेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। ठीक। जैसे और ये टॉपिक उतना फ्रिक्वेंट नहीं होता, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। जो पहला जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सवाल है ना, यानी कि भूगर्भिक समय सारणी, आसान सवाल आते हैं वहां से। ऐसे ही आपको इस पूरी पीडीएफ में कुछ सवाल उससे मिल जाएंगे, लेकिन देखना है पूरी पीडीएफ को। ये देखिए, एक सवाल ये मिल गया, अलग अलग टाइम पीरियड है ना, कई बार ऑप्शन देख के, कई बार सवाल देख करके आपको पता लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, 2 सवाल मिल गए हमें पहले टॉपिक से। ऐसे ही करते करते हमें इस पूरी पीडीएफ को देखना है। क्या आप मेरी बात समझे? जब आपके पास पीडीएफ आएगी, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए। कम से कम वीडियो की क्वालिटी 360p पर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो और क्लियर दिखेगा, कम होगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। ये देखिए, एक सवाल ये है, गुंज मेंडल रिसवर्म, ये आइस एजेस हैं, प्लेस्टोसीन आइस एज है ना। अब ये प्लेस्टोसीन तो एक टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में पढ़ेंगे हम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। स्क्रीनशॉट ले लिया, बस कुछ नहीं करना है, समझना नहीं है सवाल को, समझेंगे तो बाद में जब टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो सर ने पढ़ाया वो समझ में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, है ना। ये देखिए, एक और सवाल मिल गया। ऐसे करते करते हमें अभी तक 4-5 सवाल मिल गए हैं, करेक्ट। ऐसे ही हमें और भी सवाल मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पीडीएफ मैंने आपको क्यों दी है। समझ में आ गया ना। इस पीडीएफ का योगदान क्या होगा आपकी प्रिपरेशन में, वो आपको समझ में अब आ चुका होगा। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लास में आए, मैं पढ़ाता चला गया, आपको बीच बीच में हिंट करता चला गया कि देखो ये भी पूछा गया एग्जाम में, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ये भी ध्यान रखना है। आप कहोगे हाँ बता तो सही रहे, पता है इन्हें भी कुछ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में वही देखा था जो ये बता रहे हैं। चलो अच्छा है कि इन्हें भी मालूम है ना। और फिर उसके बाद जब वो टॉपिक पढ़ा लेंगे हम क्लास में, हम उसको क्लियर कर लेंगे, आप उन सवालों को जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि हमें समझ में आ रहे हैं सवाल, सॉल्व भी हो जा रहे हैं। हो सकता है कि शुरू में समझ में आए, केवल सॉल्व करने के लिए रिवीजन होना चाहिए, नोट्स बने होने चाहिए। समझ में आ गया, अच्छी बात है, थोड़े दिन बाद सॉल्व भी हो जाएंगे। सॉल्व हो जाएंगे, बस अच्छी बात है, आप सही जा रहे हैं एकदम। ऐसे ही हर एक टॉपिक को करना है, ऐसे ही हर एक टॉपिक के साथ आपको करना है। समझे आप मेरी बात? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, आपका पीएचडी इंटरव्यू है, आपको बेस्ट विशेज। अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए, प्रिपरेशन बाकी फिर करते रहिए, ठीक है। लेकिन जो काम जिस दिन का है उसे कंप्लीट करना है। समझे आप सभी? और जैस्मी, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सभी के लिए अवेलेबल होंगे। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं, कैसे उसको आप डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे बाद में, वो भी सब बता दूंगा बाद में। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। उम्मीद है
प्रिपरेशन का आपका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार हो चुका होगा। यस और नो? क्लियर है बात? अब इसके बाद देखो, मैं एक चीज आपको बताऊं, ये तो सारी टेक्निकल बातें रही एग्जाम से संबंधित। अब कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम से डायरेक्टली संबंधित नहीं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस 7-8 महीने की आपकी जर्नी है। आप अगर अपने घर से 100, 200, 300 किलोमीटर जाएं कहीं रिलेटिव्स के यहाँ, किसी के भी घर पे, परेशान हो जाएंगे आप 200, 300 किलोमीटर में ही। होंगे या नहीं होते? हो जाते हैं बिल्कुल। ये तो 7-8 महीने की जर्नी है। 7-8 महीने किसी एक ही काम को लगातार करते रहना, ये मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। इस बीच में देखिए, आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ऐसा भी होगा, कई टॉपिक्स आपको एक बार में समझ में आएंगे, कई 2 बार में समझ में आएंगे, कुछ 3 बार में समझ में आएंगे, कुछ आपको पहले से भी पता होंगे। होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे निराश नहीं होना है। उससे आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। ये सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को फिजिकल ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होगी तो किसी को ह्यूमन ज्योग्राफी में होगी। किसी को पेपर 1 में प्रॉब्लम होगी तो किसी को पेपर 2 में प्रॉब्लम होगी। होगी तो सबको। किसी को पेपर 1 में मैथमेटिकल पोर्शन उसका अच्छा होगा तो जो थियोरेटिकल पोर्शन है टीचिंग रिसर्च वाला, वो अच्छा नहीं होगा। ह्यूमैनिटीज वालों का टीचिंग रिसर्च अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो उनका मैथ वाला अच्छा नहीं होगा। सबके साथ ये होता है। प्रॉब्लम सबके साथ हैं। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट सबके पास हैं, ऐसा भी नहीं है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी वीकनेस होती है। लेकिन आपको अपनी वीकनेस को अच्छा करना है और अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करना है। स्ट्रेंथ को जितना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। वीकनेस पे थोड़ा काम करके उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज तक तो लेकर के आ जाओ। अपनी वीकनेस को ही, उस पर ही काम करते रहने से ज्यादा अच्छा ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, बाकियों से बेहतर हो जाओ। और तो इस टाइम पीरियड में, 7-8 महीने के टाइम पीरियड में, कई बार आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, चिंता मत करो, लगे रहो बस। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस। एग्जाम के सिलेबस, पीवाईक्यूज, डायरेक्शन के अलावा ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल छुट्टी, परसों पढ़ा 4 दिन छुट्टी, 3 दिन लगातार पढ़ दिए, चौथे दिन गायब। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपके जीवन का लक्ष्य अगर एग्जाम है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए इस जीवन में कुछ नहीं मिलता है। हर चीज की अपनी कीमत होती है। एग्जाम की भी अपनी कीमत है। उसके लिए समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा त्याग। डेडिकेशन, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा आपको एग्जाम एग्जाम के लिए। ठीक है। एग्जाम के साथ ये नहीं करना है कि हमने फॉर्म भर दिया भूल गए, एक प्रिपरेशन करना शुरू किया, बैच में ज्वाइन किया, भूल गए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? हमेशा का ही है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, भूल जाते हैं एग्जाम देकर के, मतलब बैच में ज्वाइन करके। इसमें मेरा क्या फायदा? मतलब मेरा इसमें क्या नुकसान होगा अगर आप बैच में ज्वाइन करके भूल गए? आपने तो फीस जमा कर ही दी है ना। लेकिन मैं फिर भी क्यों बोलता हूँ बार बार सभी को, क्लास में आओ, क्लास में आओ। क्योंकि मुझे उस फीस से ज्यादा मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में चलो, आपका एग्जाम हो। ठीक। वरना तो आपने फीस जमा कर दिया, आप चले जाओ, मुझे क्या मतलब है? मेरा तो भला हो गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। परेशानी आएगी, परेशानी को आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे। हर चीज का सोल्यूशन होता है। अगर इस पृथ्वी का अगर इस पृथ्वी में आप रह रहे हैं, इस पृथ्वी में रहते हुए आपकी कोई प्रॉब्लम है इस जीवन की, इसका सॉल्यूशन भी इसी धरती पे है, कहीं और नहीं है। यही मिलेगा, बट ढूंढने वाला होना चाहिए। हम ढूंढ लेंगे। और सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। ऐसी हर वो चीज जो आपको आपके प्रिपरेशन से दूर ले जा रही है, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, पार्टी हो, शादी हो, घूमना फिरना हो, और कोई कुछ भी सोशल मीडिया हो, वो सारी चीजें बंद कर दीजिए। आज से ही, अभी से ही बंद कर दीजिए। इसके बाद, इस क्लास के बाद सब बेकार की बात है। ये दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, सब के सब वापस आ जाएंगे, सब सब मिल जाएगा आपको वापस। लेकिन ये समय नहीं मिलेगा वापस। चला गया तो चला गया। इस जीवन में सबसे बेशकीमती, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सब जिसका कोई मोल नहीं है, वो टाइम है। टाइम चला गया तो वापस नहीं आता है। ठीक है। इसीलिए अगर आपको कोई अपना टाइम दे रहा है तो उसकी वैल्यू करो। जैसे मैं आपको क्लास में बुला रहा हूँ,
और क्लास में टाइम दे करके आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपको टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर टाइम बताया गया है 9 बजे, तो इसका मतलब 9 बजे का मतलब 9 बजे। ये नहीं कि आप 9:30 बजे आ रहे हैं, गायब हो गए बीच में से ही, ये गलत है। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन की रिस्पेक्ट करते हुए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। अभी आपके ही बीच में देखो, कुछ ने ज्वाइन किया था फिर चले गए, मन में नहीं आया चले गए, ये तैयारी होती है। मन से तैयारी होती है, तैयारी करनी होती है। आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? कुछ करने के लिए कर रहे हैं ना, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं होगी कि मन में आया आ गए, मन में आया चले गए। हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, बस कंसिस्टेंट रहना, डेडिकेशन के साथ रहना, और सिलेबस अपना, ये जो सेक्रीफाइस है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको हो सकता है छोड़नी पड़े, उसके लिए तैयार रहो। ठीक है। उम्मीद है आज आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि हम अब किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब देखिए, अब कल जो है, कल आपको एक दिन का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि आपने अभी एकदम ज्वाइन किया है, तो मैं इतना बर्डन आप पर नहीं देना चाह रहा हूँ। हम क्या करेंगे, कल आप, आज ही आपको पीडीएफ दी जाएगी। इसमें देखिए आप, 213 नम पेजेस हैं, 213 पेजेस, छोटे मोटे पीडीएफ नहीं है। 2012 से लेकर, सॉरी 2022 से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में 2012 तक के इसमें सभी पीवाईक्यूज हैं। कल आप इस पीडीएफ को देखेंगे। कल आपका पूरा दिन भर का काम ये होगा, इसमें जो सिलेबस दिया गया है, कुछ मैं आपको नोट्स से रिलेटेड वीडियोस भी सेंड करूंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, जिनको शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनाने हैं, प्रिंटेड नोट्स नहीं चाहिए हमारे, या नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोई जो भी प्रॉब्लम है आपकी, या आप खुद ही बनाना चाहते हैं, जो भी है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। तो उनके लिए नोट्स से रिलेटेड वीडियोस में बनाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा उनको, तो उसको आपको देखना है। मतलब अभी आपका ये इंट्रोडक्टरी सेशन 8-10 दिनों तैयार हो जाएगा, आपको समझ में आएगा 10 दिनों में तो तैयारी करते कैसे हैं। उसके बाद आपकी तैयारी शुरू होगी। जैसे जैसे हम टॉपिक शुरू करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, तब आप उस फेज में रमना शुरू हो जाओगे। ठीक है। कल आपका क्या काम है, इस पीडीएफ को देखना है, सिलेबस को देखना है, नोट्स नोट्स मेकिंग से रिलेटेड मैं आपको जो वीडियोस दूंगा वो आपको देखने हैं। मैं आपको खुद अपने शॉर्ट नोट्स भी सेंड करने वाला हूँ, देखने के लिए कि किस तरह से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आप वैसा ही बना सकते हैं, देख सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। वो फाइनल नोट्स नहीं है आपके लिए जो भेजे जा रहे हैं, वो तो डिटेल में भेजे हैं, लेकिन अपने नोट्स में आपको इसलिए सेंड करने वाला हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है। आइडिया के लिए ही दिए जाएंगे आपको वो नोट्स। ओके। और उनको देखकर ये पूरा काम अपना तैयार रखिए, परसों हम मिलेंगे लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच सभी को। उम्मीद है आप सभी ने कुछ नया सीखा होगा, नई तरह से सीखा होगा। अब ऐसे ही आगे आने वाले 7-8 महीनों तक सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।